स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश खास प्रोग्राम और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की चुनावी खबरों की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक भागीदारी चारों तरफ से बढ़ गई है। प्रतिबंधित संगठन और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहे जमाते इस्लामी के लोग भी अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से तमाम राजनीतिक दलों का चुनावी गणित प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं शोपियां से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव में अलगाववाद से चुनावी भागीदारी तक कभी लोकतंत्र को देते थे चुनौती, अब जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं अलगाववादी नेताओं का चुनाव लड़ना कश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शा रहा है। चुनाव को हराम बताकर बहिष्कार की राजनीति करने वाले खुद चुनावी मैदान में उतरे। लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा मंच मान रहे हैं अलगाववादी। चुनावी दंगल में उतरे आतंकवाद और अलगाववाद को पनाह देने वाली प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के नेता। जमाते इस्लामी के नेताओं ने बतौर निर्दलीय जमा कराया अपना अपना नामांकन। लोकतंत्र को चुनौती देने वाले उतर रहे हैं विधानसभा के चुनावी मैदान में। लोकतंत्र की बयार में अलगाववाद और जिहाद का नारा देने वाले भी पुकार रहे हैं भारतीय संविधान की जय। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले हालात। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध अगले 5 सालों तक है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जमात के लोग निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और जमात उन्हें समर्थन दे रही है। पैनल से जो हुक्म आया है, इसके जनरल सेक्रेटरी साहब जो है ना, उन्होंने बयान दिया है पिछले 2 दिन पहले कि हमारा कैंडिडेट है जनापुरा में एजाज अहमद मीर साहब, उसको हम समर्थन देते हैं। हम इसको अपना समर्थन भी देंगे, अपने परिवार में, अपने इलाकों में, अपने गांव-गांव जाकर डोर टू डोर जाएंगे और इसके लिए कैंपेन चलाएंगे और इसको हम भरपूर साथ देंगे। जमात के नेताओं का कहना है कि वो संविधान के तहत राजनीतिक भागीदारी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रतिबंध होने की वजह से अब अपने लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समर्थन दे रहे हैं। पैनल जो है वो भी जो भी फैसला करेंगे, जमात का हर एक रुकन हो वो उसके समर्थन में है। लिहाजा ऊपर से हुक्म आया कि आप एजाज अहमद मीर को सपोर्ट करो, हम करेंगे। और जमात इस्लामी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पहले हमारा ये यकीन था कि जमात से बैन उठ जाए, हम खुद सियासत में दाखिल हो जाएंगे और खुद लोगों का समर्थन ले लेंगे, लेकिन बैन नहीं हुई। हमारा लीडर कैसा हो? जमात ने 1987 में आखिरी बार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से जमात ने जम्मू कश्मीर में चुनावों का बहिष्कार किया। इस बीच 1989 में राज्य अलगाववादी हिंसा की चपेट में आ गया। जमात ने अब आधिकारिक तौर पर तमाम विधानसभा इलाकों में आजाद उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। जो यहाँ मेन 2 पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो दोनों एक दूसरे को अब नहीं कोस रहे हैं। वो सारा जो इल्ज़ाम तराशी है, जो प्रोपेगेंडा है, सारा मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लोग कितने सपोर्ट में है मेरे। तो खुदा के फजल करम से अब तो जमात इस्लामी मुझे सपोर्ट कर रही है। जो पिछले इंतखाबात हुए हैं पार्लियामेंट के, वो फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, उनको देखकर हमने फैसला किया है कि हमें आगे आना चाहिए। हाँ, हम तैयार थे कि अगर जमात पर बैन न होती, अगर जमात बैन से बरी होती, तो जमात एज ए पार्टी का इलेक्शन लड़ती। जमात का फैसला इस धार्मिक राजनीतिक संगठन की नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। चुनावी राजनीति में जमात की दोबारा एंट्री से कश्मीर में चुनावी राजनीति में बदलाव की उम्मीद है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, शोपियां।
तो आपने हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखी और ऋषि हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है कि इस बार शायद जो ये आजाद उम्मीदवार हैं इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, इसीलिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का आज इस बारे में बयान भी आया है कि मुझे हराने की साजिश हो रही है। फिलहाल से जहां तक जमात की बात करें तो निश्चित तौर से हमने जैसे देखा है 1987 तक जमात का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर कश्मीर की सियासत में देखने को मिलता था। कभी 5 सीटें, कभी 4 सीटें, कभी 7 सीटें, इस तरीके से लगातार वो यहाँ से निकालते रहते थे और शोपियां और कुलगाम एक तरीके से, कुलगाम को कहा जाए तो इनका गढ़ था। लेकिन बाद में जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ी, कुल मिलाकर जो एनसी है उसी पर जो है जमात के सभी नेता आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वो पीडीपी पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में हमने देखा है कि जो पीडीपी है वो बच के निकलना चाहती है। वो कह रही है कि एनसी की वजह से ऐसा हुआ था और यहाँ पर जो हालात खराब हुए थे उसमें एनसी ने जो है परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये जो जमात के निर्दलीय उम्मीदवार है ये कहीं ना कहीं एक सिरदर्द तो बन चुके हैं इन दोनों दलों के लिए। अब ऐसे में जो मुकाबला है अगर त्रिकोणीय होता है तो हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को दमखम के साथ उतारती है, जिसमें कि हमने देखा है कि कश्मीर की जो पहले चरण में 16 सीटें उसमें से 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमने तमाम इलाकों में जाके देखा उनके उम्मीदवार काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। हालांकि जीत हार होगी वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी जगहों पे मुकाबले अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। पहले जैसे कि अमूमन देखा जा रहा था कि एनसी कांग्रेस गठबंधन अपने आप को ये मान के चल रहा था कि उसके पास लीड है, लेकिन अब इस लीड को लेकर उसकी चिंताएं खड़ी होने लगी और इसी वजह से ये बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में अब हम देख रहे हैं जो तमाम नेता हैं, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के लिए भी अब ये चिंता का सबब है कि उन्होंने उनके साथ जब एनसी के साथ अलायंस किया है तो उनकी कहीं स्थिति इससे नुकसान में न हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है जी ऋषि, लगता है ऋषि से फिलहाल हमारा संपर्क जो है वो कट गया है, लेकिन जैसा कि ऋषि बता रहे थे कि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर जमात के उम्मीदवार हैं, वो सियासत में जितनी भी दखल रखते हैं वो कुछ सीटों पर, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से ही एक और खबर